हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं पेंट कंपनीज को लेकर। पेंट कंपनीज में पिछले कुछ टाइम में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है और यहाँ कई बार समझ में नहीं आता कि इस पर्टिकुलर टाइम पर अगर पहले से स्टॉक्स लिए हुए हैं तो उनका क्या किया जाए। क्या नज़र आता है, कब तक इसमें वापस से तेज़ी नज़र आती है, या फिर अगर नहीं लिए हैं तो अभी लेने का टाइम है क्या? और अगर लिए भी हैं और नीचे आया हुआ है स्टॉक प्राइस, अगर वो अनरियलाइज्ड लॉस में है, यानी कि लेने के बाद में गिर गए हैं, तो और एवरेज किया जाए या नहीं किया जाए? तो इन सब चीज़ों में जो भी डिसीज़न लेना है, डिसीज़न लेने से पहले हमें अपनी वर्किंग करनी चाहिए। हमें रीज़न समझ में आना चाहिए कि मार्केट में इन शेयर्स में जो गिरावट आई है, उन गिरावट का रीज़न क्या है? एक बार अगर हमें ये गिरावट का रीज़न समझ में आ जाए, व्हिच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इन टेक्निकल एनालिसिस एज़ वेल एज़ द बिज़नेस एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस, जो तीनों ही तरह के एनालिसिस हैं। तीनों ही एनालिसिस को कंप्लीट करने के बाद में हमें डिसीज़न लेना चाहिए। और गिरने का रीज़न एक्चुअल में हमें क्लैरिटी देता है कि आज की डेट में जो रीज़न्स थे उसकी वज़ह से स्टॉक प्राइस नीचे आया, कल को वो रीज़न्स जब खत्म हो जाएँगे तो स्टॉक प्राइस वापस ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाने के लिए पहले नीचे गिरने का रीज़न समझ में आना चाहिए। तो आज जो एशियन पेंट्स है, बर्जर पेंट है, यहाँ पर केंसाई नैरोलैक है और साथ में इंडिगो पेंट्स है। इन चारों कंपनीज़ को एक बार एनालाइज़ करेंगे। यहाँ पर बिज़नेस भी देखेंगे, फाइनेंशियल्स भी देखेंगे और टेक्निकल्स भी देखेंगे। चारों सारी बातें करेंगे, लेकिन इस पूरे दौरान मेरी किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं होगी बाय या सेल करने की। जो भी डिसीज़न लेना है आपने अपने हिसाब से लेना है। मेरे हिसाब से यहाँ पर चीज़ों को समझना है और समझने के बाद में अपना डिसीज़न लेना है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें। और साथ में मुझे ट्विटर पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि क्विक अपडेट्स के लिए मैं ट्विटर पर जनरली पोस्ट करता रहता हूं, क्योंकि वीडियो बनाना थोड़ा सा लेंथी काम होता है। सो डे एंड पर होती है, लेकिन मार्केट आवर्स में अगर मुझे कुछ अपडेट करना है या उससे अलग भी, सो ट्विटर इज वेरी इजी। सिर्फ कुछ टेक्स्ट डालना होता है और जो मैसेज मैं डिलीवर करना चाहता हूँ डिलीवर हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए सबसे पहले एक बार बिजनेस की हम बात करते हैं। तो बिजनेस के लिए सबसे पहले समझते हैं कि इंडिया में पर कैपिटा कंजम्पशन पेंट का कितना है। तो यहां मैंने जैसे सर्च किया गूगल पर कैपिटा पेंट कंजम्पशन इन इंडिया, देन दिस इज द डेटा पब्लिश्ड ऑन 20th जून 2022, मीन 6 मंथ्स पहले का ही डेटा है, लेटेस्ट डेटा है। एंड द पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ पेंट इन यूएस इज 16 kg, सिंगापुर क्लोज टू 15 kg, कनाडा 14 kg, मलेशिया 12 kg, और थाईलैंड 8 kg, चाइना 7 kg, इंडोनेशिया 4.2, while इंडिया इज करंटली 4.0, यानी कि 4 किलोग्राम पर कैपिटा है। तो इंडिया इंडोनेशिया से भी पीछे है, चाइना से ऑलमोस्ट हाफ है, चाइना एंड थाईलैंड से ऑलमोस्ट हाफ है, मलेशिया से 1/3 है, और अमेरिका और सिंगापुर से 1/4 है। अब यहाँ जो ये पॉइंट है, तो ये तो बात हो गई वॉल्यूम की। लेकिन वॉल्यूम के साथ में एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर, इन डेवलप्ड कंट्रीज की बात करते हैं, इवन चाइना की भी बात करते हैं, तो ऐसे में पर कैपिटा पेंट कंजम्पशन केजी में तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ पर अमाउंट वाइज मेंशन नहीं है ये डेटा, और यही थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर ये अमाउंट वाइज होता तो शायद हमारा पेंट कंजम्पशन पर कैपिटा अमेरिका के कंपैरिजन में वो 1/4 नहीं होता, बल्कि शायद 1/10 होता या 1/20 होता, क्योंकि यहाँ पर जो क्वालिटी ऑफ पेंट है दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जब इस तरह के डेटा यहाँ पर पब्लिश होते हैं तो उसमें कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो पेंट मेकर्स, टॉप पेंट मेकर्स हैं लाइक एशियन और बर्जर और कैंसाई और एक्जो नोबल या फिर इंडिगो, सिर्फ उन्हीं का डेटा यहाँ पर पिक किया जाए, ऐसा जरूरी नहीं होता। वो ओवरऑल देखते हैं इसमें ऑर्गेनाइज मार्केट एंड अनऑर्गेनाइज मार्केट, यानी कि जो टॉप बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं और जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन सब का डेटा यहाँ पर कंपाइल किया जाता है। वो सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के टॉप मेकर्स का, मैन्युफैक्चरर्स का डेटा यहाँ पर कंपाइल नहीं किया जाता। तो यहाँ जो पर केजी पेंट का जो प्राइस है, जो अमाउंट है, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आएगा। तो जैसे जैसे यहाँ पर वॉल्यूम वाइज पर कैपिटा पेंट कंजम्पशन इंक्रीज होगा फ्रॉम 4 केजी टू 5 केजी, देन 6 केजी, देन 7 केजी, देन 8 केजी, साथ में जो प्राइस है, और जैसे ही हम प्रीमियम प्रोडक्ट पर जाते हैं वहां पर मैन्युफैक्चरर का जो मार्जिन है वो भी इंप्रूव होता है। वहां पर वो ज्यादा पैसा कमा पाते हैं। इस बात को हम समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक तरफ हम सनसिल्क शैम्पू की बात करने लगे, दूसरी तरफ हम डव की बात करने लगे, शायद बनाने की कॉस्टिंग में उतना बड़ा डिफरेंस नहीं होगा जितना उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में होता है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप बातों को समझ सकते हो।
तो जो बिजनेस है, बिजनेस यहाँ से अच्छा खासा इंप्रूव होने वाला है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर एक बार फाइनेंशियल्स की। फाइनेंशियल्स में जब हम एशियन पेंट्स में जाते हैं तो एशियन पेंट में क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं तो यहाँ हमें नजर आता है कि सेल्स भी उतनी ज्यादा इंप्रूव नहीं हुई और यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा इंप्रूव नहीं हुई। अगर हम ईयरली बेसिस पर देखने लगे तो यहाँ पर कुल मिलाकर एशियन पेंट को बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आया। अगर हम मार्च 2021 से या फिर मार्च 2019 से अब तक बात करने लगे तो जिस रेशो में इनकी सेल्स बढ़ी है सेम रेशो में ही इनका यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ा है। लेकिन अगर यहाँ पर मार्जिन की बात करने लगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करने लगे, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 21-22% से रिड्यूस होकर ये 17% हो गया है। तो अगर यहाँ पर सेम ही 21-22% मार्जिन रहा होता तो जो नेट प्रॉफिट अभी 3800 करोड़ का है शायद ये 5000 करोड़ पहुंचा होता। सो दिस इज वेयर वी नीड टू फोकस ऑन कि अभी यहाँ पर आप जैसे इस चीज को यहां से समझ सकते हो कि मार्च 2021 में सेल्स वाज 21,000 और अभी सेल्स है 33,000, यानी कि 50% सेल्स इंक्रीज हुई है। लेकिन नेट प्रॉफिटेबिलिटी यहां पर 50% से इंक्रीज नहीं हुई। नेट प्रॉफिट हैज इंक्रीज फ्रॉम 3200 टू 3800, ऑलमोस्ट 20% से ही इंक्रीज हुई है। सेल्स जबकि 50% से इंक्रीज हुई है। सेम अगर हम यहाँ पर बर्जर पेंट की बात करने लगे तो बर्जर पेंट में भी हमें सेम ही सीन नजर आता है। हम P&L स्टेटमेंट पर जाते हैं और लास्ट 3-4 इयर्स का अगर हम सेम 2 इयर्स का भी कंपैरिजन करें तो सेल्स हमारी इंक्रीज हुई है ऑलमोस्ट 50%, लेकिन नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हुई है सिर्फ अगेन 20%। व्हाई? बिकॉज जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17% था दैट हैज रिड्यूस्ड टू 14% नाउ। सेम ही हम यहाँ पर अगर कैंसा इनरोलक की बात करते हैं तो सेम सीन यहाँ नजर आता है। और सेम सीन जब नजर आता है तो एक बार डेटा देख लेते हैं, लेकिन कि हमारा सेल्स तो इंक्रीज हुआ है ऑलमोस्ट 40%, मोर देन 40%, लेकिन नेट प्रॉफिट यहाँ पर इंक्रीज होने के बदले कम हो गया है। इंडिगो पेंट्स की यहाँ पर सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। ये इंडिगो पेंट्स अपने आप में अलग ही नंबर्स शो कर रहा है बिकॉज दिस इज ए स्मॉल साइज कंपनी और यहाँ पर जो इनकी ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर सेल्स भी ग्रो की है 40% से, ऑलमोस्ट 40% से ज्यादा से, और इनका नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है 40% से ज्यादा से। तो ये मेंटेन कर पाया है क्योंकि इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन पर ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ। इवन 2020 के बाद में जो नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स का रिजल्ट है जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में यहाँ पर क्लब है, वापस से इन्होंने मार्जिन को इंप्रूव किया है। तो ऐसा क्यों हुआ है, एक बार इस बात को अगर हम समझने की कोशिश करें कि पेंट कंपनीज के मार्जिन यहाँ पर क्यों कम हो रहे हैं, तो पेंट कंपनीज का जो मेन रॉ मटेरियल है दैट इज द क्रूड। जो क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल इनका मेन रॉ मटेरियल है। और इस रॉ मटेरियल को एक बात से हमेशा ध्यान में रखना कि कभी भी इस तरह की लार्ज साइज मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ऐसा नहीं करती कि कल जो प्रोडक्शन होना है उसका रॉ मटेरियल आज परचेज किया जाए और टुमारो इसका हम प्रोसेस करके फिनिश गुड्स तैयार कर दें। ऐसा नहीं होता। एक इन्वेंट्री मेंटेन की जाती है और इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए हमेशा ध्यान में रखते हैं कि अगर किसी भी रीजन से कुछ भी वॉर वाली सिचुएशन हो जाती है तो कहीं तो ऐसा तो नहीं है कि सप्लाई ही रुक जाए, और अगर क्रूड की सप्लाई रुक गई और अपने पास अगर इन्वेंट्री नहीं हुई तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? उसका रिजल्ट होगा कि यहाँ पर सारी फैक्ट्रीज का प्रोडक्शन रुक जाएगा, ऑपरेशन रुक जाएगा। तो इसलिए 3 to 6 मंथ्स की यहाँ पर इन्वेंट्री मेंटेन की जाती है। मेरे हिसाब से अगर आप इन्वेंट्री की अमाउंट भी देखोगे, उसको कंपेयर करोगे सेल्स से, तो भी आपको ये थोड़ा सा आइडिया नजर आएगा यहाँ पर। लेकिन इन्वेंट्री की जब हम बात करते हैं तो इन्वेंट्री में यहाँ पर रो इन्वेंट्री और फिनिश गुड्स दोनों ही इन्वेंट्री आती हैं, तो उसको सीधा सीधा लिंक नहीं किया जा सकता। तो यहाँ रॉ मटेरियल जब परचेज किया जाता है तो रॉ मटेरियल इनका क्योंकि क्रूड है और सिर्फ यहाँ पर क्रूड के प्राइसेस तो मैटर करते ही हैं कि क्रूड के प्राइसेस पिछले 6 मंथ्स में ऊपर गए हैं, नीचे गए हैं। साथ में यहाँ पर यूएसडी आईएनआर जो यानी कि डॉलर का रेट है वो भी यहाँ पर मैटर करता है, क्योंकि जो क्रूड के प्राइसेस हैं, क्रूड के प्राइसेस तो हमें डॉलर टर्म्स में नजर आते हैं, लेकिन जब उसको इंडिया में लेकर आना होता है परचेज करके तो वो डॉलर में कन्वर्ट होकर आता है। डॉलर हमें पे करना होता है और अगर
डॉलर का प्राइस बढ़ गया तो हमें ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो यहाँ अगर हम एक बार इस डेटा को देखने लगें कि यूके ऑयल जो अपना ब्रेंट क्रूड कहते हैं जिसको, उसका अगर हम यहाँ पर प्राइस देखने लगें तो लास्ट कुछ टाइम में क्या हुआ, बेसिकली जितना हमारा रेंज था लास्ट 1.5 ईयर में, अगर हम यहाँ पर देखने लगें जो अपना 2021 था, 2021 को हम एक बार डेटा को पूरे 2021 का देखते हैं तो रेंज थी हमारी 57 से 85 के आसपास, और अभी 2022 में जो हमारी रेंज रही है वो रही है हमारी 80 से लेकर 125 के आसपास। तो 80 से लेकर 125 तक की रेंज होना, यानी कि जो लास्ट ईयर का पूरा हाई था, जो टॉप था, अभी वो लोएस्ट लेवल है, और जो मेन रेंज हैज बीन ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑलमोस्ट 90 से लेकर और 130 के बीच में। तो क्योंकि क्रूड के प्राइसेस इस पीरियड में अच्छे खासे इंक्रीज हुए हैं, तो यही एक रीजन है कि इनके मार्जिन पर प्रेशर आया है। और अगर हम लॉन्ग टर्म में देखने लगें तो क्रूड के प्राइसेस हमेशा ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं और सेम रेंज में रहते हैं, फिर कोलैप्स भी होते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, सेम रेंज में रहते हैं, और फिर जैसे अभी सेम रेंज में चल रहा है तो ये कोलैप्स भी होगा। ऐसा नहीं है कि यहां पर ये कोलैप्स नहीं होगा। क्रूड का जो सिनेरियो है, क्रूड जो सबसे ज्यादा स्पीड से बढ़ा था पिछले 20 इयर्स में, 30 इयर्स में, उसका रीजन था कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्रूड ही था। लेकिन अभी वर्ल्ड ओवर क्रूड को अच्छा नहीं माना जा रहा है, क्योंकि अपने जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है और जो हमें इस अपनी मदर अर्थ का जो ख्याल रखना है, अगर इसको हीट अप होने से बचाना है तो क्रूड का यूज हमें कम करना पड़ेगा। और जो नेचुरल गैस है वो कम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, जो गैसेस की जो हम बात करते हैं कि जिससे हम अपनी पृथ्वी को बचा सकें, और जितना भी स्नो है, जो ग्लेशियर्स हैं, उनको मेल्ट होने से बचा सकें, ये जीवन बचा सकें। तो 2050 तक का सबका एक मिशन है पूरे वर्ल्ड ओवर कि हम एक कार्बन न्यूट्रल हो सकें, यानी कि जितना कंज्यूम करते हैं उतना ही हम प्रोड्यूस कर सकें, उस तरीके से कि एक्स्ट्रा हम बर्डन ना डालें अपनी मदर अर्थ पर। तो इसीलिए या तो गैस का यूज हो रहा है या फिर रिन्यूएबल एनर्जी का यूज हो रहा है, जहां जो जीरो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। तो इसीलिए यहाँ पर क्रूड का यूज कम होता जा रहा है, और इसका हमने इंपैक्ट देखा भी। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जो हाइड्रोजन से चलने वाले इंजन बन रहे हैं अब, और उनका यूसेज भी बढ़ता जाएगा। सोलर पैनल है, विंड एनर्जी है, तो इन सब के यूज से ऑल ओवर वर्ल्ड क्रूड का बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा। तो यहां से अगर क्रूड ऊपर जाता है किसी भी रीजन से, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर को यहां पर एक इश्यू बनाकर क्रूड के प्राइसेस को बढ़ाया गया, लेकिन वापस से ये नीचे नॉर्मल होना शुरू हो गया, और वापस से और नॉर्मल होगा ही होगा। तो पेंट कंपनीज को जो पिछले 1 ईयर में ये जो इश्यू फेस करना पड़ा हाई क्रूड प्राइसेस का 2022 में, जिसकी वजह से जो यहाँ पर प्रेशर देखने को मिला है, जितनी भी पेंट कंपनीज हैं उन सभी को अपने P&L स्टेटमेंट में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में, ये सारा वापस से ठीक होता हुआ नजर आता है। और इस पीरियड में अगले 2 साल में क्या होगा, बेसिकली यहां से जो सेल्स है, जैसे हमारी सेल्स इंक्रीज हुई 50% 2 इयर्स में, तो अगर यहां से फर्दर नेक्स्ट 2 इयर्स में सेम 40-50% यहां से सेल्स इंक्रीज होती है, तो अपना जो सेल्स है ओवरऑल 4 इयर्स में डबल हो जाएगी। यानी कि यहां से नेक्स्ट 2 इयर्स में फर्दर 50% के आसपास अगर बढ़ जाती है, तो और सेम रेशियो अगर हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का आ जाता है, जो मेरे हिसाब से आना तय है, क्योंकि ऐसे टाइम पर जब मार्जिन प्रेशर होता है इन्फ्लेशन के चलते, तो जो अपना फिनिश गुड्स है उसके प्राइसेस बढ़ा दिए जाते हैं, और उसके बाद में एक बार फिनिश गुड्स के प्राइसेस बढ़ गए उसके बाद वो कम नहीं होते, लेकिन अगर उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए उसके प्राइसेस कम हो जाते हैं, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है यहाँ पर कंपनीज का। और इसी तरीके से ये साइकिल चलती है कि जब रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ गए तो कंपनीज ने थोड़ा सा कम इनकम किया, और जब रॉ मटेरियल के प्राइसेस कम हो गए तो कंपनीज ने यहाँ पर अपनी इनकम बढ़ा ली। तो नेक्स्ट 2 इयर्स में यहाँ से रेवेन्यू भी बढ़ेगी, और जो नेट प्रॉफिट है वो दुगनी स्पीड से बढ़ेगा, क्योंकि वापस से जो मार्जिन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जो अब से 2 इयर्स पहले थे नॉर्मल प्रॉफिट के केस में, नॉर्मल रॉ मटेरियल के केस में, यूके जो अपना था यूके ऑयल, जो सेम रेंज में हमने देखा भी है
कि स्टॉक का जो कच्चा तेल है, इसकी जो रेंज है वो यही है, अपनी बहुत ज़्यादा नहीं है। अप साइड पर 85 और नीचे की साइड पर मैं नीचे वाला जो स्पाइक है ड्यूरिंग दिस कोविड उसको छोड़ रहा हूं, तो 50 से लेकर 85 के बीच में ये घूमता रहता है। तो सेम ही रेंज में मुझे आता हुए वापस से नजर आता है, और अगर सेम रेंज में वापस से आता है, जो बिजनेस अंडरस्टैंडिंग है, ऑब्जर्वेशन है, उसके हिसाब से यहाँ पर अच्छे पैसे प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर बढ़ने वाली है। अब बात करते हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स की। अगर हम यहाँ पर एशियन पेंट के चार्ट पैटर्न की बात करने लगे और हम स्टॉक्स में चले जाते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाता है फाइंड आउट करना। तो हम एशियन पेंट में गए। एशियन पेंट में अगर आप देखोगे तो ये एक अच्छी बड़ी सपोर्ट पर है, ऊपर से स्टॉक प्राइस नीचे आया हुआ है। अगर हम लास्ट 2 इयर्स की रेंज देखने लगे तो लास्ट 2 इयर्स की रेंज हमें ये नजर आती है, यानी कि एशियन पेंट के केस में 2600 एंड 3500। अगर ये वापस से लाइफ टाइम हाई की तरफ जाता भी है तो यहां से सीधा सीधा 25% का अपसाइड है, और इस अपसाइड को लेने में कभी भी इस स्टॉक प्राइस को बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। हियर इट टुक ओनली 3.5 मंथ्स। दोबारा से जब इस रेंज में आया, देन इट टुक ओनली 168 डेज, यानी कि 5.5 मंथ्स। एंड सेम ही मुझे यहां पर नजर आता है कि शायद नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में ये वापस से 25% यहां से चला जाएगा। उसके बाद में फर्दर अपसाइड लेगा, एंड इट विल डिपेंड ऑन द क्रूड प्राइसेस ऑल्सो, कि क्रूड प्राइस किस तरीके से यहां पर काम करते हैं। और यहां अगर आप देखोगे तो इसने एक यू टर्न लेना शुरू भी किया है कि स्टॉक प्राइस सपोर्ट के पास आया, सपोर्ट के प्राइस पर यहां पर एक बेस बनाया, और बेस बनाकर एक ही रेंज में रहा, और उसके बाद में यहां से सपोर्ट से चलना भी शुरू हो गया। सेम अगर हम यहां पर बर्जर पेंट की बात करने लगे तो बर्जर पेंट में भी सेम सिनेरियो नजर आता है, दैट इट इज ट्रेडिंग एट ए सपोर्ट नाउ। ये सपोर्ट हमारी साफ साफ नजर आती है। और अगर इस सपोर्ट को देखो, जो पहले रेसिस्टेंस था, सेम यहां पर सपोर्ट बनी, पहले रेसिस्टेंस हम देख सकते हैं, दिस टू टाइम इट वाज ए रेसिस्टेंस द सेम लेवल। उसके बाद में ये सपोर्ट यहां पर बना, सेम सपोर्ट इसने 2 बार यहां पर ली, और सेम ही सपोर्ट यहां पर ली, और इसी तरीके से इसने बिहेव करना यहां पर शुरू किया। एक एनगल्फिंग पैटर्न बनाया गया, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। अगर आप ये दो कैंडल्स को देखोगे, सेम सपोर्ट से इस तरीके से पहले एक रेड कैंडल है और एक पूरी ग्रीन कैंडल है, यानी कि बहुत नीचे ओपन किया गया और पूरा कवर करके वापस लिया गया। ये साइन होते हैं सपोर्ट से वापस मुड़ने के। तो बर्जर पेंट इज ऑल्सो शोइंग ए वेरी गुड पुल बैक, नॉट पुल बैक बट द बाउंस बैक। तो लाइफ टाइम हाई वाज 871, और करंट प्राइस से अगर वापस से 871 तक जाता है, देन इट इज शोइंग ए पोटेंशियल गेन ऑफ 53%। तो ये बहुत अच्छा गेन है। उसके बाद में कैंसाई नेरोलैक, again the same scenario, it is also trading at a support। और ये सपोर्ट आप देख सकते हो कि पहले जो सपोर्ट थी, अगेन जो रेसिस्टेंस बना 2 बार, और सेम तरीके से अगेन इट इज ट्रेडिंग एट द सपोर्ट लेवल। और इसमें अगर हम लाइफ टाइम हाई की बात करने लगे, दिस इज 680, और करंट प्राइस से लेकर 680 इज 62% गेन। और अगर इंडिगो पेंट की बात करने लगे तो यहां पर 100% से ज्यादा गेन नजर आता है इंडिगो पेंट में, क्योंकि इंडिगो पेंट इज ट्रेडिंग एट द लाइफ टाइम लो। और रीजन क्या है? रीजन बड़ा सिंपल सा सेम है, और करंट प्राइस से लेकर लाइफ टाइम हाई तक जाने में यहां पर हमारा पैसा 3 टाइम्स होता है, मुझे इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और सारे डेटा हम यहां पर कंपेयर कर चुके हैं, सारी चीजें यहां पर देख चुके हैं। स्टॉक मार्केट हमेशा ऐसे ही काम करती है, जब मार्केट में स्टॉक प्राइस नीचे आए हों और वो टेम्परेरी रीजन से हो तो उसको अपॉर्चुनिटी कहते हैं, और अगर स्टॉक प्राइस नीचे आया हो और वो परमानेंट रीजन से हो, यानी कि स्ट्रक्चरल चेंज इन द बिजनेस या स्ट्रक्चरल चेंज इन द फाइनेंशियल हो, जो परमानेंट चेंजेस हो और वो बेकार हो, तो उसको हमें हाथ नहीं लगाना चाहिए, एवरेज नहीं करना चाहिए, बेटर होने का वेट करना चाहिए। लेकिन इस तरह के सिनेरियो में जहां कंपनीज ही अच्छी हैं, बिजनेस का प्रोस्पेक्ट अच्छा है, वी हैव सीन per capita consumption is only 4 kg, whereas in America this is 16 kg, सिंगापुर 15 kg, कनाडा 14 kg, और यहाँ पर चाइना में 7 kg है। इंडोनेशिया और थाईलैंड ये सारे हमसे काफी ऊपर हैं। तो यहाँ पर बिजनेस पोटेंशियल है, वॉल्यूम वाइज और क्वालिटी वाइज भी यहाँ पर बिजनेस पोटेंशियल है। उसके साथ में क्रूड के प्राइसेस नीचे रेंज में आने ही हैं, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। दिस इज ऑल्सो ए जनरल अंडरस्टैंडिंग, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर समझदारी से काम करना है। काफी लोग यहाँ पर इस बात से परेशान होंगे कि पोर्टफोलियो में ये स्टॉक नीचे जाते जा रहे हैं, तो ये एक अपॉर्चुनिटी ही है। मैं एक चीज सबको कहना चाहूंगा, हमें स्टॉक मार्केट में कोई भी वो पैसा नहीं लगाना चाहिए जिसको हम 3 इयर्स तक
होल्ड ना कर सकें, अगर हमारी कैपेसिटी किसी भी स्टॉक को 3 इयर्स तक होल्ड करने की है, देन ओनली वी शुड इन्वेस्ट इन दैट स्टॉक। वैसे ही डिपेंड करता है कि हम कितना बड़ा टारगेट अचीव करने की बात करें, लेकिन जितना मर्जी छोटा भी टारगेट हो, समटाइम्स क्या होता है कि हम 25-30% की बात कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल मार्केट सिनेरियो ही इतना बेकार हो जाए कि अभी तक की जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है ये वॉइड हो जाए। वॉइड कैसे हो जाए कि वापस से वॉर हो जाए और वो बहुत ज्यादा एस्केलेट कर जाए, वापस से स्टॉक ये जो क्रूड के प्राइसेस हैं ऊपर चले जाएं, फिर उसको कूल ऑफ होने में टाइम लगे। तो हम कभी भी अगर स्टॉक मार्केट में कोई भी डिसीजन ले सकते हैं तो वो आज तक के डेटा के बेस पर ले सकते हैं, आज तक की इंफॉर्मेशन और सिचुएशंस के बेस पर ले सकते हैं। फ्यूचर तो किसी ने भी नहीं देखा, तो फ्यूचर अगर किसी ने देखा होता तो फिर वो भगवान ही होते और कोई नहीं होता। तो यहाँ पर भगवान कम से कम स्टॉक मार्केट में तो नहीं बना जा सकता, मेरा मानना ये है। अगर बना जा सकता तो अदानी जी के साथ जो हुआ, हु इज़ अ वेरी शार्प बिजनेसमैन, ज़ीरो से लेकर जो टॉप तक पहुँचे एंड जिनकी सारी ही कंपनीज़ आज की डेट में प्रॉफिटेबल हैं, वो भी यहाँ पर इस तरह से धोखा नहीं खाते कि किस तरीके से जो वेस्टर्न वर्ल्ड है एक पूरा यहाँ पर एक मीन्स नेटवर्क बनाकर और इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज को साथ में लेकर उनके ऊपर धावा बोल सकते हैं, और वो यहाँ पर इस तरह का सेटबैक देखने को मिलता जो एफपीओ उनका वापस से वैसे फुल्ली सब्सक्राइब होने के बाद भी जो सारे सिनेरियो हुए, तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। तो यहाँ पर फ्यूचर किसी को नहीं पता और फ्यूचर देखने की जरूरत भी नहीं है। बीइंग ए बिजनेसमैन वी नीड टू बी वेरी श्योर दैट वी शुड नॉट इन्वेस्ट मोर देन 5% इन वन स्टॉक। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बार बार कहता हूं कि हमें किसी भी स्टॉक में 5% से ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आज तक के सिचुएशंस के बेस पर वी आर टेकिंग द डिसीजन, बट टुमारो इफ द सिचुएशंस आर चेंजिंग देन वो पर्टिकुलर स्टॉक जहां पर 5% से ज्यादा लगाया है वो पूरे पोर्टफोलियो पर भारी ना पड़ जाए, इसलिए 5% तक लेकर चलो। एंड बिकॉज वी हैव ए लॉट ऑफ स्टॉक्स लिस्टेड इन द मार्केट, दोज आर गुड कंपनीज एंड अवेलेबल एट अ लोअर प्राइसेस, सो वी विल नेवर फेस एनी पॉइंट ऑफ टाइम जब हमारे पास 20 या 25 स्टॉक से ज्यादा अवेलेबल ना हो या उससे कम अवेलेबल हो अपने पोर्टफोलियो में लाने के लिए। तो वेल डाइवर्सिफाई रहिए और बिजनेस, फाइनेंशियल और टेक्निकल्स नीचे आने के रीजंस को समझकर तब ट्रेड कीजिए। सीखते रहिए, यहाँ पर सीखने के बहुत सारे तरीके हैं, मैंने जैसे बताया आप जो रेगुलर वीडियोस आती हैं उनसे सीख सकते हो, और अगर एक कंसाइज मैनर में थोड़ा स्पीड से सीखना है तो जो अपना ऑनलाइन कोर्स होता है उसके लिए नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, सीख सकते हो। लेकिन सीखना जरूरी है, बिना ड्राइविंग सीखे अगर ड्राइव करेंगे वो भी फास्ट पेस पर, तो उसका रिजल्ट क्या होता है हमें पता है। तो उसको दोहराने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव बातों को करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर रिच बनना है, रिच बने रहना है, सीखता रहना है और सीख कर ही ट्रेड करना है। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।